यह क्लास झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपको इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी जिस टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा था उस टॉपिक का नाम था आर्यों का मूल निवास स्थान। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आर्यों का मूल निवास स्थान, जिसमें हमने आपको बताया था कि आर्य, इतिहासकारों का विचार है, विद्वानों का विचार है कि आर्य यूरोप के रहने वाले हैं। इस विचार पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और फिर हम लोगों ने विचार किया था कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, जिस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्य भारत के मूल, आर्यों की जन्मभूमि भारत थी। आज हम लोग जिस टॉपिक मतलब आर्यों के आदि निवास स्थान पर जिस सब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस सब टॉपिक का नाम है आर्यों की जन्मभूमि भारत। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि आर्यों की भूमि यूरोप में है। फिर हम लोगों ने मध्य एशिया आर्यों की जो है ओरिजिनल होमलैंड पर चर्चा किया, आर्कटिक प्रदेश पर चर्चा किया। आज हम लोग जो है आर्यों की जन्मभूमि भारत पर चर्चा करेंगे। देखिए, अनेक भारतीय और विदेशी विद्वान, फिर से सुन लीजिए टॉपिक सब, आर्यों की ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, आर्यों का आदि निवास स्थान या आर्यों की जन्मभूमि, जो टॉपिक है उस पर हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2, आज लेक्चर 3 है और यह इस टॉपिक का अंतिम लेक्चर है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आर्यों की जन्मभूमि भारत। इस पर अनेक भारतीय और विदेशी विद्वान, अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों की जन्मभूमि भारत में ही थी। कौन कौन विद्वान मानते थे? तो अविनाश चंद्र दास, गंगानाथ झा और DS त्रिवेद। अविनाश चंद्र दास, गंगानाथ झा, DS त्रिवेद आदि इतिहासकारों या विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के ही रहने वाले थे। वहीं भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिंदी भाषा में। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में लिखित सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आर्यों की जन्मभूमि तिब्बत थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ अपनी हिंदी भाषा में लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आर्यों की जन्मभूमि भारत थी। वहीं एक प्रमुख विद्वान थे पॉर्जिटर ने, एक विदेशी विद्वान है, काफी इंपॉर्टेंट विद्वान है, पॉर्जिटर, लिख देता हूं मैं, पॉर्जिटर का पुस्तक का नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। पॉर्जिटर ने एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्यों की जन्मभूमि तिब्बत थी। वह भी जो है दयानंद सरस्वती के विचार से सहमत हैं कि आर्यों की जन्मभूमि तिब्बत में थी। यहां तक तो है ना? जो इस विचार को मानते हैं कि आर्यों की जन्मभूमि भारत में थी, उनका यह कहना है कि आर्य भारत के ही रहने वाले थे और विश्व के विभिन्न भागों में आर्य जो भारत से ही गए। ठीक है। जो आर्यों का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो ऋग्वेद है, वह कहीं संकेत नहीं देता है कि आर्य बाहर से आए थे। जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है
वह इस बात का संकेत नहीं देता है कि आर्य बाहर से भारत आए थे, वह भारत के ही रहने वाले थे। दूसरी बात यह कि आर्य परिवार की जो भाषा है और उसमें जो सबसे ज्यादा शब्द है वो संस्कृत के शब्द हैं। पहला जो मत दिया, जो इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि आर्य ही भारत की जन्मभूमि थी, उनका यह कहना है कि जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं आर्यों की, उसमें इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि आर्य भारत से बाहर से आए थे। ठीक, पहला। दूसरी बात यह कि जो आर्य भाषा है उसमें जो सबसे ज्यादा शब्द है वो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। आर्य परिवार की जो भाषा है उसमें सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द है, यूरोपीय भाषा के शब्द कम हैं। अगर आर्य विदेशी होते तो आर्य परिवार की भाषा में यूरोपीय शब्द ज्यादा होता, संस्कृत के शब्द कम होते। इसी तर्क के आधार पर कि आर्य भाषा में सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द हैं, इन इतिहासकारों का मानना है कि आर्य भारत के ही रहने वाले थे। दूसरा बात यह कि ऋग्वेद में जिस प्राकृतिक वातावरण का वर्णन है वह साफ साफ बताता है कि सप्त सिंधु प्रदेश के ही निवासी थे। ऋग्वेद में जिस प्राकृतिक वातावरण या भौगोलिक वातावरण का वर्णन है वह इस बात को साफ साफ कहता है कि ऋग्वेद में जो है आर्य जो थे सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। ठीक, सप्त सिंधु प्रदेश का निवासी अविनाश चंद्र दास ने भी माना है कि आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। गंगानाथ झा एक अन्य विद्वान है, उनका यह मानना है कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश के निवासी थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश, गंगानाथ झा का मानना है कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश के निवासी थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश का अर्थ हो गया पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र हो गया, ये सब जो क्षेत्र है, पश्चिमवर्ती प्रदेश हो गया, ये सब सारे क्षेत्र जो है वही जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसको गंगानाथ झा ने माना। इन विद्वानों के विचारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आर्य जो थे वो सब सिंधु प्रदेश में रहते थे, तिब्बत के क्षेत्र में रहते थे और मध्य देश में रहते थे, कश्मीर में रहते थे या हिमालय के क्षेत्र में रहते थे। इन विद्वानों के विचारों के सार के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आर्य सब सिंधु प्रदेश के निवासी थे या तिब्बत के निवासी थे या मध्य देश के निवासी थे या कश्मीर के निवासी थे या हिमालय क्षेत्र के निवासी थे। लेकिन इस मत को आर्य भारत के रहने वाले थे, इस मत को मानने में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब हम इस मत को क्यों नहीं मानेंगे उसको हम लोग देखें। अगर आर्य भारत के ही रहने वाले थे, अगर आर्य भारत के ही रहने वाले थे तो संपूर्ण भारत का आर्यकरण एक साथ होना चाहिए था। संपूर्ण भारत का आर्यकरण एक साथ होना चाहिए था। अगर आर्य भारत के ही मूल निवासी थे तो संपूर्ण भारत का आर्यकरण एक ही साथ होना चाहिए था। लेकिन जब हम वैदिक साहित्य को देखते हैं तो सबसे पहले आर्य सब सिंधु क्षेत्र में बसे और फिर वो पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते गंगा जमुना द्वाब से लेके सदा नीरा नदी तक अर्थात बिहार के गंडक नदी तक पहुंचे। अर्थात कहने का अर्थ है कि सबसे पहले वैदिक साहित्य हमें साफ साफ कहता है कि सबसे पहले भारत में आर्यकरण भारत के पश्चिम क्षेत्र सब सिंधु क्षेत्र का हुआ। सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां जिसमें सतलज है, झेलम है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, इन सारी नदियों के जो नदी घाटी में सबसे पहले आर्यकरण हुआ। फिर आर्य जो है गंगा यमुना द्वाब की ओर बढ़े और पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते बिहार में सदा नीरा नदी जो गंडक नदी है मुजफ्फरपुर के आसपास बहती है, वहां तक ये पहुंच गए। तो अगर आज भारत के निवासी थे तो संपूर्ण आर्यकरण एक साथ पूरे भारत में होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, सबसे पहले भारत के पश्चिमवर्ती क्षेत्र जो सब सिंधु क्षेत्र का हुआ, फिर गंगा यमुना द्वाब का हुआ, फिर सदा नीरा नदी तक पहुंची, फिर धीमे धीमे जो है मध्य देश का आर्यकरण हुआ, फिर धीरे धीरे आर्य सभ्यता जो है दक्षिण भारत की ओर पहुंची। तो एक साथ भारत का आर्यकरण नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा बात है। सबसे पहले वो सब सिंधु क्षेत्र में बसे, फिर बाद में गंगा घाटी में जाकर वो बसे। अगर सिंधु सभ्यता, अगर आर्य ही यहाँ के मूल निवासी थे तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ वो विभिन्न परिस्थितियों में क्यों हुआ? अगर आर्य यहाँ के मूल निवासी थे
तो सिंधु सभ्यता, इसके पहले की जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता थी, और आर्य सभ्यता जो एक वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इन दोनों सभ्यताओं का विकास विभिन्न परिस्थितियों में कैसे हुआ, पहला नगरीय कैसे हो गया, दूसरा ग्रामीण कैसे हो गया, तो इन प्रश्नों के संदर्भ में हमें यह मानना होगा कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। इन प्रश्नों के संदर्भ में हमें यह मानना होगा कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। तो यहां तक आप लोग बात समझ गए हैं। अब हम लोगों ने सभी मत को पढ़ा कि आज यूरोप के रहने वाले थे, कुछ विद्वानों का मानना है, लेकिन अधिकांश विद्वान इससे भी असहमत हैं। फिर हम लोग आपको कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, उस पर भी मैंने आपको समीक्षा करके बताया कि यह भी मत पूर्ण से नहीं माना जा सकता है। आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, इस मत को भी मानने में बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आर्य भारत या तिब्बत के मूल निवासी थे, इस मत को भी मानने में अनेक कठिनाइयां हैं। तो अब कौन सा मत माना जाए? अब बात यहां पर निष्कर्ष में है कि अब कौन सा मत माना जाए। तो देखिए, अब आपका निष्कर्ष होगा, और निष्कर्ष क्या होगा उसको सुन लीजिए। निष्कर्ष, उपर्युक्त सभी मत की विवेचना के पश्चात, उपर्युक्त सभी मत की विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त सभी मत की विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में, उपर्युक्त सभी मत की विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में ऊपर जितने भी विचार प्रकट किए गए हैं वह आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है। फिर से सुन लीजिए, उपर्युक्त सभी मत की विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में ऊपर जितने भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत हैं। आधुनिक विद्वानों का यह मानना है कि आर्य यूरोप में पोलैंड से लेकर मध्य एशिया तक साथ साथ रहा करते थे। आधुनिक विद्वान का यह मानना है कि आर्य यूरोप के पोलैंड क्षेत्र से लेकर एशिया के मध्य एशिया के क्षेत्र तक रहा करते थे। ठीक, और ये विभिन्न भाषाओं को बोलते थे। मतलब पोलैंड से लेकर मध्य एशिया तक आर्यों का निवास स्थान था और ये विभिन्न भाषाओं को बोलते थे। इन भाषाओं को, अलग अलग भाषाओं को बोलते थे, लेकिन साथ साथ रहने के कारण उनके भाषाओं में समानता आ गई थी, उनके सब भाषाओं और शब्दों में समानता हो गई। ऐसा होता है, साथ साथ अगर विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्र के लोग भी रहेंगे तो भाषा में समानता आने लगती है, कोई बहुत अच्छी, ये सही बात है। मतलब आर्य जो थे पोलैंड और मध्य एशिया के क्षेत्र में फैले हुए थे और विभिन्न भाषाओं को बोलते थे, लेकिन साथ साथ रहने के कारण इन भाषाओं में समानता आ गई। इन समस्त भाषा को आर्य भाषा कहा जाता है। इन समस्त भाषा को आर्य भाषा कहा जाता है। जैसे आर्य भाषा में कौन कौन होगा? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मनी, स्वीडिश स्लाव, रोमनेव, इन समस्त भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता है। आर्य भाषा में कौन कौन आ जाएगा? संस्कृत आ जाएगा, लैटिन आ जाएगा, ग्रीक आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, स्वीडिश आ जाएगा, स्लाव आ जाएगा, रोमनेव आ जाएगा। ये सारा भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। फिर बदलती राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों से बाध्य होकर ये यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में विभिन्न समयों में विभिन्न शाखाओं में पहुंचे। फिर से सुन लीजिए, बदलती राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों से बाध्य होकर ये यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में विभिन्न शाखाओं में विभिन्न समयों में जाकर बस गए और इन्होंने विभिन्न संस्कृति तथा सभ्यता को जन्म दिया क्लियर? अब लास्ट में लिखिएगा, अंतिम पॉइंट में, इन्हीं आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत पहुंची। इन्हीं आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत पहुंची।
भारत आगमन के समय में, भारत आगमन में इनको समय लगा और इन्होंने भारत में विभिन्न समयों में विभिन्न शाखाओं में आकर बस गए और एक सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया 1500 बीसी के आसपास, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर? साफ साफ कि निष्कर्ष में हमारा जो मुख्य बिंदु है कि ये पोलैंड और मध्य एशिया के बीच के निवासी थे और ये जो है अलग अलग भाषाओं को बोलते थे, लेकिन उन भाषाओं में समानता थी क्योंकि वो साथ साथ रहते थे। लेकिन किसी राजनीतिक भौगोलिक परिस्थिति के कारण, वे बाध्य होकर वो पोलैंड और मध्य एशिया से एशिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में जो है उनका माइग्रेशन शुरू हो गया और बहिर्गमन शुरू हो गया और विभिन्न यूरोप में जाकर बस गए, कुछ इस एशिया में आकर बस गए। इन्हीं आर्यों की एक शाखा ईरान से होते हुए भारत पहुंची। भारत आगमन में उन्हें समय लगा और 1500 बीसी के आसपास उन्होंने एक नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया, जिसे हम लोग वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमारा जो ये टॉपिक था कि आर्य आदि निवास स्थान टॉपिक जो था, झारखंड लोक सेवा आयोग का इतिहास का जो दूसरा टॉपिक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें मैंने आपको 3 लेक्चर बनाए। जो आर्यों का आदि निवास स्थान है उसमें लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और आज लेक्चर नंबर 3। इस 3 लेक्चर को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। अगर इसको आप लोग आत्मसात करके परीक्षा में लिख देते हैं और तो काफ़ी आपको आप खुद ही एक मतलब एक अच्छे मतलब गंभीर छात्र हैं और इसकी गुणवत्ता को आप खुद नाप सकते हैं। आप लोग उत्साहवर्धन करते रहें ताकि मैं झारखंड लोक सेवा आयोग की जो इतिहास का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको पूरा कवर कर दूँ। धन्यवाद।